मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इस पे गौरव है और किसी चीज पे नहीं। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। कभी कभी होता है कि कुछ लोगों को अपनी मौत का अंदाजा पहले से ही हो जाता है। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। भुवनेश्वर में ये भाषण देने के बाद उन्हें ये खबर मिली कि दिल्ली में उनके पोते और पोती की कार का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट आईं। अगले दिन 31 अक्टूबर 1984 को जाने माने लेखक और अभिनेता पीटर उस्तिनोव उनका इंटरव्यू लेने वाले थे। ठीक 9:12 पर इंदिरा गांधी ने अपने निवास और ऑफिस के बीच के विकेट गेट को पार किया। गेट पर तैनात बीएन सिंह को देखकर मुस्कुराईं, लेकिन बीएन ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उन पर फायर करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, गेट के दूसरी तरफ तैनात सतवंत सिंह ने भी अपनी स्टेन गन की पूरी मैगजीन उनके ऊपर खाली कर दी। उन दोनों ने 5 महीने पहले भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर पर किए गए हमले का बदला ले लिया था। 31 मई 1984 की शाम मेरठ में 9 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल कुलदीप बुलबुल बराड़ अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। शाम को मेरे को एक टेलीफोन कॉल आया कि अगले दिन सुबह 1 तारीख के सुबह मेरे को चंदी मंदिर पहुंचने का है एक मीटिंग के लिए, और पहली शाम को हमने मैनिला जाना था। हमारी टिकटें बुक हो गई थी, हमने अपने ट्रैवलर्स चेक्स ले लिए थे और हम दिल्ली जा रहे थे अपने जहाज पकड़ने के लिए। मेरठ से दिल्ली बाय रोड गया, वहां से बाय प्लेन मैं चंडीगढ़ पहुंचा और सीधा वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर में गया। जब वहां पहुंचा तो मेरे को खबर मिली कि मेरे को ऑपरेशन ब्लू स्टार कमांड करना है और अमृतसर जल्दी से जल्दी जाना है, क्योंकि हालात बहुत खराब हो गई हैं। भिंद्रनवाले ने पूरा कब्जा कर लिया है गोल्डन टेम्पल के ऊपर। पंजाब में इस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा है, तो जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन को ठीक करने का है, नहीं तो पंजाब अपने हाथ से निकल जाएगा। तो मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई और मैं एकदम हवाई जहाज में बैठ के ब्रीफिंग के बाद अमृतसर पहुंचा। भिंडरावाले को कांग्रेसियों ने ही बढ़ावा दिया। उनको बढ़ावा देने के पीछे मकसद ये था कि अकालियों के सामने सिखों की मांग उठाने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाए जो उनको मिलने वाले समर्थन में सेंध लगा सके। भिंडरावाले विवादास्पद मुद्दों पर भड़काऊ भाषण देने लगे और धीरे धीरे उन्होंने केंद्र सरकार को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। पंजाब में हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। 1982 में भिंडरावाले मेहता चौक गुरुद्वारा छोड़ पहले स्वर्ण मंदिर में गुरु नानक निवास और उसके कुछ महीनों बाद अकाल तख्त से अपने विचार व्यक्त करने लगे। प्यारे खालसा जी, आज ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ देश के गद्दार हैं। वरिष्ठ पत्रकार और पहले बीबीसी के लिए काम करने वाले सतीश जेकब को भी कई बार भिंडरावाले से मिलने का मौका मिला। मैं जब भी वहां जाता था, उनके जो संरक्षक होते थे वो दूर से कहते आओ जी बीबीजी आ गए जी बीबी। कभी उन्होंने बीबीसी नहीं कहा, बीबीजी आ गए जी बीबीजी। तो जाओ जी तुसी अंदर जाओ, संत जी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे से बड़े आराम से मिलते थे। जब मैंने उनको पहली बार मार्कटली से मिलाया तो ये मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मार्कटली से जब मिलाया तो मार्कटली से उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या धर्म है? तो उन्होंने बोला कि मैं क्रिश्चियन हूँ। चला अच्छा, तो आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं? हाँ जी। तो भिंडरावाले ने उनसे कहा लेकिन जीसस क्राइस्ट की तो दाढ़ी थी, तुम्हारी दाढ़ी क्यों नहीं है? तो मार्कटली ने कहा कि खैर ठीक है, हम ऐसे ही ठीक है।
तो कहने लगा नहीं तुम्हें मालूम नहीं है, बगैर दाढ़ी के तुम औरत जैसा लगता है। तो बड़ा अजीब किस्म की ये गुफ्तगू थी। खैर मार्क टली तो बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने हंस के टाल दी सारी बात को। भिंद्रावाले से मेरी एक बार बहुत लंबी चौड़ी अकेले में बात हुई। हम दोनों सबसे ऊपर छत पे बैठे हुए थे जहाँ कोई नहीं जाता, बंदर ही बंदर घूम रहे थे। तो मैंने ऐसी बातों बातों में भिंद्रावाले से कहा, मैंने जो कुछ आप कर रहे हैं एक दिन ऐसा होगा कि आपके सामने कोई एक्शन होगा। तो उन्होंने मुझे बड़े सादगी से कहा कि अरे क्या एक्शन होगा, तुम्हें मालूम नहीं है। उन्होंने छत से मुझे इशारा करके देखा कि देखो वो देखो सामने खेत है, खेत नज़र आए थे वहाँ से। कहते बस 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पे बॉर्डर है और हम पीछे से निकल के आराम से बॉर्डर पार करके उधर चले जाएंगे और वहाँ से फिर हम छापामार युद्ध करेंगे। बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने मुझे बताया और मुझे ये हैरानी थी कि ये शख्स मुझे ये सब कुछ बता रहा है और ट्रस्ट कर रहा है। उसने मुझसे ये भी नहीं कहा कि तुम इस बात को छापोगे नहीं। 4 जून 1984 को भिंडरावाले के लोगों की पोजीशंस का जायजा लेने के लिए एक अधिकारी को सादे कपड़ों में स्वर्ण मंदिर के अंदर भेजा गया। 5 जून की सुबह जनरल बराड ने ऑपरेशन में भाग लेने वाले सैनिकों को उनके ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया। 5 तारीख के सुबह 4:30 बजे के करीब मैंने हर एक बटालियन के पास जाके कोई आधा घंटा उनके जवानों के साथ बात की। उनसे मैंने ये बताया कि हालात कितने खराब हो गए हैं और ये जो अपना स्वर्ग मंदिर है, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी होली प्लेस के अंदर जाके उसको बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, हम उसकी सफाई कर रहे हैं। उसमें खून बह चुका है और हम लोग बिल्कुल जितनी कैजुअलिटी कम हो सकते हैं उतना होना चाहिए। डैमेज नहीं होना चाहिए गोल्डन टेम्पल को। हमको ये नहीं सोचना है कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं। मैंने साथ ही उनसे ये भी कहा कि आप में से अगर कोई जवान इतना सोचता है कि मेरे को अंदर नहीं जाना है, कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाओ और मैं आपके कमांडिंग ऑफिसर को कहूंगा कि आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है और आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। पहले बटालियन में मैं गया, कोई नहीं खड़ा हुआ। दूसरे में कोई नहीं खड़ा हुआ। तीसरे में कोई नहीं खड़ा हुआ। चौथी बटालियन में एक सिख ऑफिसर खड़े हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फीलिंग्स इतने स्ट्रांग हैं, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसने कहा साहब आप मेरे को गलत समझ रहे हो, मैं हूँ 2nd लेफ्टिनेंट रायना, अंदर जाना चाहता हूँ और मैं सबसे आगे अंदर मेरे को आप भेजिए ताकि मैं अकाल तख्त में सबसे पहले पहुंच के भिंद्रनवाले को पकड़ लूं। मैंने कहा बहुत शाबाश, आप तो बहुत ही बहादुर जवान हो। और मैंने उनके कमांडिंग ऑफिसर से कहा कि इनकी प्लाटून सबसे आगे सबसे पहले स्वर्ग मंदिर में जाएगी और उसकी प्लाटून सबसे पहले अंदर गई। इतनी मशीन गन फायर लगे उसके ऊपर कि उसकी दोनों टांगे टूट गई, खून बह रहा था। उनका कमांडिंग ऑफिसर कह रहा था मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रुक नहीं रहे हैं, वो क्रॉलिंग करते जा रहे हैं अकाल तख्त की तरफ। मैंने कहा नहीं, एम्बुलेंस यहाँ खड़ा है, उसको जबरदस्ती अभी आप उठा के वापस ले आइए बाहर। उसके पैर एम्प्यूटेट हो गए, तो उसकी बहादुरी के लिए मैंने उसको अशोक चक्र दिलवाया। 10 बजे के आसपास सामने से हमला बोला गया। काली वर्दी पहने पहली बटालियन और पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज को निर्देश दिया गया कि वो परिक्रमा की तरफ बढ़ें, दाहिने मुड़ें और जितनी जल्दी संभव हो सरोवर के छोर तक पहुंचकर अकाल तख्त की ओर कदम बढ़ाएं। लेकिन जैसे ही कमांडोज आगे बढ़े, उन पर दोनों तरफ से ऑटोमेटिक हथियारों से जबरदस्त गोलीबारी की गई। कुछ ही कमांडो इस जवाबी हमले में बच पाए। उनकी मदद करने आए लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार रहीम खां के नेतृत्व में 10वीं बटालियन के गार्ड्स ने सीढ़ियों के दोनों ओर मशीन गन ठिकानों को निष्क्रिय किया, लेकिन उनके ऊपर सरोवर के दूसरी तरफ से जबरदस्त गोलीबारी होने लगी। कर्नल इसरार खां ने सरोवर के उस पार भवन पर गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। कहने का मतलब यह कि सेना को जिस विरोध का सामना करना पड़ा, उन्होंने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। वो तो पहले ही 45 मिनट में पता लग गया था कि इनकी प्लानिंग और इनकी ताकत और इनकी जो वेपन्स हैं, इनकी जो फोर्टिफिकेशंस हैं, इतनी ज्यादा हैं कि ये आसान नहीं होगा काम। क्योंकि हम चाहते थे कि अकाल तख्त की तरफ कमांडो जाएं और हम लोग वो स्टन ग्रेनेड फेंकें अकाल तख्त के अंदर। स्टन ग्रेनेड का जो गैस होता है
उससे आदमी मरता नहीं है, उसकी सिर दर्द हो जाती है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो ठीक से देख नहीं सकता है, तो उतने में हमारे जवान अंदर चले जाएं। लेकिन जब ये ग्रेनेड फेंकते थे तो कोई रास्ता ही नहीं था अंदर जाने का, हर एक खिड़की, हर एक दरवाजे के ऊपर सैंड बैग लगे हुए थे, तो ग्रेनेड दीवारों पे फटक के नीचे परिक्रमा पे आ रहे थे और हमारे जवानों के ऊपर ये स्टन ग्रेनेड आ रहे थे। सिर्फ उत्तरी और पश्चिमी छोर से ही सैनिकों पर फायरिंग नहीं हो रही थी, बल्कि पृथकतावादी जमीन के नीचे मेन होल से निकलकर मशीन गन से फायर कर अंदर ही गायब हो जा रहे थे। जब सैनिकों का बढ़ना रुक गया तो जनरल बराड़ ने आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के इस्तेमाल करने का फैसला लिया। लेकिन जैसे ही एपीसी अकाल तख्त की तरफ बढ़ा, उसे चीन में बने रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया। जिस तरह से चारों तरफ से चल रही गोलियों से भारतीय जवान धराशायी हो रहे थे, जनरल बराड़ को मजबूर होकर टैंकों की मांग करनी पड़ी। मैंने जनरल बराड़ से पूछा कि क्या टैंकों का इस्तेमाल पहले से आपकी योजना में था? नहीं, बिल्कुल शुरू में नहीं था। ये तो एकदम बुलाए गए जब देखा कि अकाल तख्त के नजदीक भी नहीं आदमी जा सकता है, सिपाही नहीं जा सकता है, तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे अकाल तख्त में, क्योंकि सुबह हो जाएगी और जैसे मैंने कहा आपको, एक दफा सुबह हो गई तो सैकड़ों में लोग आ जाएंगे चारों तरफ से और फौज के घेराव कर देंगे। तो टैंकों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करना था कि उसकी जो लाइट है, जिनॉन बल्ब है या हेलोजन बल्ब है, वो बहुत पावरफुल बल्ब है और वो लाइट ऑन करे ताकि अकाल तख्त में जो लोग हैं उनकी आंखों में वो लाइट जाए और वो चंद एक सेकंड और मिनट के लिए देख ना पाए और उस टाइम में वो निशान ना ले सके और हमारे लोग नजदीक पहुंच जाए। लेकिन अफसोस ये था कि वो जो बल्ब्स हैं ये 20 सेकंड, 30 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड रहते हैं, फिर फ्यूज हो जाते हैं। तो फ्यूज हो गया, टैंक को वापस ले गए, दूसरा टैंक ले आए, उसका लाइट ऑन किया, तो ये बेसिकली लाइट का इस्तेमाल के लिए हम टैंक ले गए थे। लेकिन जब कुछ भी सक्सेस नहीं हो रहा था ये लाइट्स के साथ, सुबह जब रोशनी होने लगी और देखा कि अभी अकाल तख्त अभी तक बहुत बुरी तरह लड़ रहा है, तो हुक्म दिया गया कि टैंक के जो सेकेंडरी आर्मामेंट है उसके साथ अकाल तख्त का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर फायर किया जाए, ताकि जब वहाँ फायरिंग हो और कुछ ऊपर के पत्थर गिरे नीचे तो शायद लोग डर जाएं वहाँ पे और निकल आए बाहर। इसके बाद तो अकाल तख्त के लक्ष्य को किसी और सैनिक लक्ष्य की तरह ही माना गया। बाद में जब रिटायर्ड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि भारतीय टैंकों ने अकाल तख्त पर कम से कम 80 गोले बरसाए थे। मैंने जनरल बराड़ से पूछा कि आपको कब अंदाजा हुआ कि जरनैल सिंह भिंडरावाले और शहबेग सिंह मारे गए? लोग बाहर निकले सफेद झंडी के साथ और एक बहुत जोर से रश आउट हुआ, कोई 30-40 लोग ने दौड़ लगाई वहां से बाहर निकलने के लिए। तो हमने कहा ये कुछ लगता है कि ऐसी बात हो गई है और फिर फायरिंग भी बंद हो गई थी सब। तो फिर हमने अपने जवानों से कहा अभी अंदर जाके तलाशी लो और फिर उनकी मृत्यु का पता लगा। लेकिन अगले दिन कहानियां शुरू हो गई कि वो उस रात को निकल गए थे वहां से और पाकिस्तान पहुंच गए हैं और पाकिस्तान टीवी अनाउंस कर रही थी कि भिंडरावाले हमारे पास है और 30 जून को हम उनको टीवी के ऊपर दिखाएंगे। तो मेरे को HKL भगत जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, मिस्टर रस गोत्रा फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनके फोन आए कि आप तो बोल रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन पाकिस्तान तो बोल रहा है कि वो उनके यहाँ है और निकल गए हैं, एस्केप कर गए हैं। मैंने कहा देखिए जी, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, उनकी बॉडी उनकी फैमिली को दे दी गई है, उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने आके उसके पैर छुए हैं। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना के 83 सैनिक मारे गए और 248 अन्य सैनिक घायल हुए। इसके अलावा 492 असैनिकों की मौत की पुष्टि हुई और 1592 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस घटना से भारत क्या पूरे विश्व में सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुईं। ये भारतीय सेना की सैनिक जीत जरूर थी, लेकिन इसे एक बहुत बड़ी राजनीतिक हार माना गया। इसकी टाइमिंग, रणनीति और कार्यान्वयन पर कई सवाल उठाए गए और अंततः इंदिरा गांधी को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सुर सुराही खंजर प्याला बिंग
कसाइयां दसना मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।